नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कश्मीर के कायस्थ राज परिवार के बारे में, जिनको इतिहास में जिनके साम्राज्य को कारकोट साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। तो महाराज दुर्लभ वर्धन कायस्थ वंशी थे। तो आइए जानते हैं इस पीढ़ी के राजाओं के बारे में। महाराज दुर्लभ वर्धन ने 625 में इसकी स्थापना की थी, 661 तक शासन किया था। उसके बाद महाराज प्रताप आदित्य आए, उसके बाद महाराज चंद्रपीड़ आए, फिर उसके बाद महाराज तारपीड़ आए, इनके बाद महाराज ललितादित्य मुक्तिपीड़ आए। तो महाराज ललितादित्य मुक्तिपीड़ ये सबसे वीर राजा थे, जिन्होंने कश्मीर का विस्तार किया और कारकोट डायनेस्टी का काफ़ी विस्तार किया। उन्होंने लगभग भारत में राजाओं को हराया और सम्राट की उपाधि है उनको। इसके साथ साथ उन्होंने मुग़ल आक्रांताओं को घुसने नहीं दिया भारत में। तो इनके बारे में जानेंगे आगे। तो ललितादित्य के बाद कुलवलय पीड़ आए, इसके बाद वज्रादित्य आए, इसके बाद पृथ्वी पीड़ आए, इसके बाद संग्राम पीड़ एक आए, उसके बाद जय पीड़ आए, उसके बाद ललित पीड़ आए, इसके बाद संग्राम पीड़ दो। ये अंतिम शासक थे कारकोट डायनेस्टी के। तो जानते हैं इन राजाओं के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो गोनंद वंश के अंतिम नरेश बलादित्य पुत्रहीन थे। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह महाराज दुर्लभ वर्धन से किया। महाराज दुर्लभ वर्धन ने कारकोट साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराज दुर्लभ वर्धन के 30 वर्ष राज्य करने के पश्चात उनके पुत्र महाराज दुर्लभक को राज सिंहासन मिला और उन्होंने 50 वर्ष तक शासन किया। दुर्लभक के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रापीड़ ने राज्य का भार संभाला। अरबों का नेता मोहम्मद बिन कासिम इस समय तक कश्मीर पहुंच चुका था। चंद्रापीड़ ने कश्मीर को अरबों से आक्रांत होने से बचा लिया। चंद्रापीड़ ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी अरबों से और कश्मीर को सुरक्षित रखा। चंद्रापीड़ ने चीनी राजाओं से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, तो ये खुद ही लड़े थे। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार चंद्रापीड़ की मृत्यु उनके अनुज तारापीड़ द्वारा प्रेषित कृत्या से हुई थी। तो प्रेषित कृत्या से हुई थी, तो कृत्या शब्द आया यहाँ पे। तो कृत्या के बारे में जान लेते हैं। कृत्या एक तांत्रिक विद्या होती थी जिसके जरिए पहले के राजा अपने शत्रुओं को मरवाते थे। तो कृत्या का उपयोग आप भगवान कृष्ण के विरुद्ध भी राजाओं ने किया था। प्रहलाद के विरुद्ध भी कृत्या का प्रयोग हुआ था। तो कृत्या शब्द का उल्लेख कई बार आपको मिल जाएगा जब हम अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे। तो कृत्या क्या होती है इसके बारे में जान लेंगे। शुक्राचार्य ने भी कई बार कृत्या भेजा था। भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने भी कृत्या भेजा था, और एक काशी नरेश का पुत्र था, उसने भी कृत्या भेजा था। तो जब आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो इसमें कृत्या शब्द का उल्लेख आया था। कृत्या एक तांत्रिक विद्या है। तो इसमें इन्होंने कल्हड़ ने लिखा है कि उनके भाई ने ही कृत्या भेजा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बाद उनके भाई ने शासन किया। तो उनका जो शासन था बहुत क्रूर था, दुष्ट थे, जैसा कि कल्हड़ ने उल्लेख किया है राज तरंगिणी में। तो उसके बाद ललितादित्य आए। जब ये कारकोट डायनेस्टी ललितादित्य के हाथों में आई, तब इसका असली समय आया। ये देखिए, सम्राट ललितादित्य। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने चीनी सम्राट के पास
सहायता के लिए दूत भेजा और मदद मांगी, जैसा कि पहले के राजा ने भी की थी, लेकिन चीन ने सहायता नहीं की। इस समय भी ललितादित्य को की भी सहायता चीनी सम्राट ने नहीं की। तो ये तो शक्तिशाली राजा थे ही। इन्होंने आसपास के सारे छोटे मोटे क्षेत्रों को जीता और कश्मीर में एक छत्र राज्य बनाया। अब कश्मीर में केवल कारकोट डायनेस्टी ही थी। इसके अलावा इन्होंने कन्नौज के यशोवर्मन को भी हराया, और जो गौड़ नरेश थे बिना लड़े ही इनसे हार मान लिए और काफ़ी चीज़ इनको पुरस्कार में दिए, हाथियाँ दी, इनके अधीन मतलब काम करने लगे। दक्षिण में ये कावेरी तक पहुँचे थे, कावेरी के तट तक लड़ाई करते करते पहुँचे थे। तो ये मतलब, और पश्चिम में कोकण जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है, सप्त कोकणों को पराजित किया। सप्त कोकण, 7 कोकण जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, तो पश्चिम में ये कोकण क्षेत्र भी इन्होंने जीत लिया। और पूर्व और उत्तर की बात करें तो प्रागज्योतिष को आज का आसाम कहते हैं, स्त्री राज जिसको त्रिया राज भी बोला जाता है, तो ये सब भी इन्होंने जीता था। उत्तर में कुरु की भी विजय की। कुरु मतलब ये दिल्ली और हरियाणा के आसपास में जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र ये है, ये सब भी इन्होंने जीता था। तो ये सम्राट थे, इन्होंने काफ़ी अपना कारकोट डायनेस्टी को काफ़ी विस्तारित किया, काफ़ी राजाओं को जीता और मुगलों को भगाए रखा। इन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके 2 पुत्र कुलवलय पीड़ तथा वज्रपीड़ गद्दी पर बैठे। वज्रपीड़ ने लगभग 762 ईस्वी में शासन आरंभ किया। हिशाम इब्न अमृत गलवी सिंध का गवर्नर था। इसने इनके समय में कश्मीर पर धावा बोला। वज्रपीड़ के 3 पुत्र पृथ्व्यापीड़, संग्रामपीड़, जयापीड़ थे। पृथ्व्यापीड़ गद्दी पर बैठने के 7 दिन बाद ही मर गए। तब जयापीड़ विनयादित्य ने शासन संभाला और ये भी अपने दादा ललितादित्य की तरह दिग्विजय के लिए प्राची निकल गए। इधर जैसे ये दिग्विजय के लिए अपने राज्य को छोड़ के बाहर निकले, तो इनके राज्य पर बनोई ने कब्जा कमा लिया। इनके बनोई का नाम जज था, जिसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यह हाल सुनकर सेना ने विनयादित्य का साथ छोड़ दिया। जब सिंहासन इनके जीजा ने हड़प लिया, तो अब सेना भी विनयादित्य के साथ छोड़ दी और उसके जीजा की तरफ हो गई। अब विनयादित्य अकेले थे। अकेला विनयादित्य पौंड्रवर्धन पहुँचे और दैवयोग से उन्होंने एक सिंह को मारकर वहाँ के राजा को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने एक सिंह को मारा, जिससे वहाँ के राजा खुश हुए और उन्होंने उनकी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। इसके बाद वहाँ से फिर इन्होंने अपना विजय अभियान शुरू किया और वहाँ के जो नरेश थे उनके पक्ष से वहाँ के आसपास के सारे राजाओं को हराया उन्होंने। और अपने जो उनके ससुर थे उनको उन सबका नेता बनाया। इसके बाद कान्यकुब्ज के नरेश, जिनका नाम इंद्रराज था, को पराजित करते हुए वापस लौट गए और अपने राज्य पहुँचे और अपने बहनोई को मार दिए और फिर से अपने शासन पे अधिकार कर लिया, अपने राज्य पे अधिकार कर लिया। इस प्रकार 3 वर्ष के पश्चात वह विजयी होकर सिंहासन रूढ़ हुआ और 31 वर्ष तक शासन किया। अब इसमें बताया गया है कि इसमें कुछ ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके
इनको मार दिया था। ये महाराज ललितादित्य के समय बनाए गए सूर्य मंदिर के अवशेष हैं, देखिए। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने कायस्थ मित्रों में शेयर करते रहें। नमस्कार।